नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं ताकि इनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर समझ को बेहतर बनाया जा सके, जिस समझ के आधार पर आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था की खबरें लगातार चर्चा में रही। एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। इस रिपोर्ट के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ये रिपोर्ट किस पर है और इसके विस्तार पर विस्तार से इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो इसमें किस तरह की बातें की गई हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। खुदरा मुद्रास्फीति पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने आए हैं। खुदरा मुद्रास्फीति कितनी बनी हुई है, मुद्रास्फीति का सामान्य मतलब क्या होता है, किस तरह से इसका मापन होता है, इस मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। और कृषि भविष्य पर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके साथ उसकी भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। ये कृषि भविष्य पर विशेष तौर से 2047 में कृषि परिदृश्य क्या होगा उस पर महत्वपूर्ण आंकड़े प्रकाशित करती है। तो इस पर भी विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। पहली जो हमारी रिपोर्ट होगी वो नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और विशेष तौर से किस पर चर्चा करती है, ये चर्चा करती है हमारे जो हैंड एंड पावर टूल्स हैं उसके भविष्य पर चर्चा करती है। विशेष तौर से किस प्रकार से इनके निर्यात को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तो हैंड एंड पावर टूल्स पर। तो नीति आयोग ने 15 अप्रैल 2025 को भारत के हैंड एवं विद्युत उपकरण यानी जो पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स का जो क्षेत्र है उसमें ये रिपोर्ट, उससे संबंधित ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। और इसमें विशेष तौर से बात की गई है कि किस प्रकार से हम हैंड एंड पावर टूल्स के क्षेत्र में 25 बिलियन डॉलर से अधिक की निर्यात क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। यही इस रिपोर्ट का शीर्षक भी है, भारत के हैंड एंड विद्युत उपकरण क्षेत्र में 25 बिलियन डॉलर से अधिक की निर्यात क्षमता को अनलॉक करना इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण शीर्षक है। और एक प्रकार से किस प्रकार ये चर्चा करती है कि किस प्रकार से हमें 25 बिलियन डॉलर से अधिक की निर्यात क्षमता हासिल करनी है, किस क्षेत्र में, हैंड एंड पावर टूल्स सेक्टर में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत के आर्थिक विकास में हस्त एवं विद्युत उपकरण उद्योग की परिवर्तनकारी क्षमता, जो चेंज लाने की क्षमता है, उसको उजागर करना। रिपोर्ट इस क्षेत्र में भारत की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल, उसको मजबूत करने के लिए आवश्यक जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, आवश्यक जो भी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, उसकी रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है ये पूरी नीति आयोग की रिपोर्ट। तो सामान्यतः हम जान लेते हैं कि वैश्विक हस्त एवं विद्युत उपकरण बाजार में भारत की संभावनाएं क्या है। अगर हम संभावनाओं की बात करें तो वैश्विक हस्त एवं विद्युत उपकरण बाजार का जो मूल्य है वो वर्तमान में लगभग 100 बिलियन डॉलर का है और इसके वर्ष 2035 तक लगभग 190 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में हस्त औजारों का जो मूल्य है वो 34 बिलियन डॉलर है, जिसके 2035 तक 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और अगर हम विद्युत उपकरणों की बात करें जिसमें सहायक उपकरण भी शामिल हो, तो वर्तमान में इसका मूल्य 63 बिलियन डॉलर है, जिसके बढ़कर के वर्ष 2035 में 134 बिलियन डॉलर के होने का अनुमान है। यानी ये सेक्टर आने वाले वर्ष में बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए अगर भारत एक क्षेत्र में प्रगति करता है तो भारत अपनी निर्यात क्षमता को अनलॉक कर सकता है और इस संदर्भ में नीति आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। वैश्विक निर्यात में अभी भी अगर हम हस्त एवं पावर टूल्स की बात करें, हैंड एंड पावर टूल्स की बात करें, तो इसके वैश्विक निर्यात में चीन का दबदबा बना हुआ है। हाथ के औजारों में 50% हिस्सा चीन का है, बिजली उपकरणों में 40% हिस्सेदारी रखता है। अगर वैल्यू टर्म में देखें तो हाथ के औजारों में चीन 13 बिलियन डॉलर का एक प्रकार से निर्यात करता है और बिजली उपकरणों में 22 बिलियन डॉलर का चीन निर्यात करता है। और अगर भारत की स्थिति की तुलना इस स्थिति से करें तो भारत केवल 600 मिलियन डॉलर का हस्त औजार निर्यात करता है, जो कि वैश्विक बाजार का केवल 1.8% है। और बिजली उपकरण निर्यात में 470 मिलियन डॉलर का भारत निर्यात करता है, जो कि वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का केवल और केवल 0.7% है। यानी भारत की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं अगर भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करता है, इंटरवीन करता है। रिपोर्ट में भारत के लिए उचित सुधारों और रणनीतिक समर्थन के साथ साथ अपनी हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए मजबूत संभावना को अभिव्यक्त किया गया है, उसकी पहचान की गई है।
कि भारत को किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना है। अगर निर्यात वृद्धि लक्ष्य की बात करें 2035 तक हस्त एवं विद्युत उपकरणों में 25 बिलियन डॉलर की क्षमता को भारत किस प्रकार से अनलॉक करता है, इसकी पूरी रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। भारत ने अगले 10 वर्षों में 25 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जिसमें कई चीजों को शामिल किया गया है, जैसे हाथ के औजारों में 25% वैश्विक भागीदारी भारत हासिल करना चाहता है वैश्विक बाजार में, और बिजली उपकरणों की बात करें तो उसमें 10% की हिस्सेदारी भारत लक्षित रखता है। इस वृद्धि से लगभग 35 लाख नौकरियां भारत में उत्पन्न होने की पैदा होने की उम्मीद है, और वैश्विक विनिर्माण केंद्र भारत एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब भी एक प्रकार से इस बनने में ये सेक्टर विशेष रूप से भूमिका निभा सकता है, और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी इसकी विशिष्ट भूमिका हो सकती है। वैश्विक उपकरण निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता कॉम्पिटिटिवनेस में बाधा डालने वाली चुनौतियां कौन सी हैं? कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे भारत में कच्चे माल की उच्च लागत है, चाहे वो स्टील से जुड़ा हुआ कच्चा माल हो, प्लास्टिक और मोटर से जुड़ा हुआ कच्चा माल हो, उसकी उच्च लागत को कम करने की आवश्यकता है। भारत में श्रम उत्पादकता भी कम बनी हुई है और मजदूरी संबंधी कई प्रकार के प्रतिबंध है। भारत में रसद लागत भी उच्च बनी हुई है, विशेष रूप से जब हम अंतरदेशीय राज्यों से बंदरगाहों तक पहुंचने की बात करते हैं तो भारत का खर्च जो है वो अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। कई प्रकार की रेगुलेशन संबंधी विनियामक संबंधी अड़चने भी भारत में मौजूद हैं, चाहे वो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लेकर के हो और आवश्यक कच्चे माल पर उच्च आयात शुल्क से संबंधित अड़चने हो। इसके अलावा चूक पर, अगर किसी प्रकार की चूक होती है तो उस पर दंडात्मक ब्याज दरें भी लगाई जाती हैं, जो कई प्रकार की अड़चनों को जन्म देता है। क्लस्टर संबंधी अकुशलताएं और मौजूदा विनिर्माण केंद्रों में एडवांस्ड बुनियादी ढांचे का अभाव, उन्नत बुनियादी ढांचे का अभाव भी भारत के इस सेक्टर के पिछड़े होने का एक कारण है। तो इन चुनौतियों को अगर हम पार पा लेते हैं तो भारत के हैंड एंड पावर टूल्स क्षेत्र में बेहतर प्रगति करने की संभावनाओं को हम बढ़ा देंगे, और इस सेक्टर में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने की जो संभावना है वो बेहद ज्यादा है। यानी इस सेक्टर में, यानी हैंड्स एंड पावर टूल सेक्टर में हमें एमएसएमई को आगे बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और रिपोर्ट में निर्यात वृद्धि के प्रमुख स्तंभ के रूप में, उसके महत्वपूर्ण पिलर के रूप में एमएसएमई के सशक्तिकरण, उसको एम्पावरमेंट करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। 3-4 विश्व स्तरीय हस्त उपकरण क्लस्टरों का प्रस्तावित विकास भारत में करने की बात की गई है, जिसका लगभग क्षेत्रफल होगा 4000 एकड़ के आसपास। बुनियादी ढांचे में प्लग एंड प्ले इकाइयां, श्रमिक आवास, रसद सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है, इसके माध्यम से इस क्षेत्र को संचालित करने की बात कही गई है। एमएसएमई की लागत कम करने के लिए बाजार सुधारों की वकालत की गई है, आयात शुल्क कम करने, साथ ही रेगुलेशंस को युक्ति संगत करने, रैशनलाइज करने की बात की गई है, निर्यात संवर्धन योजनाओं को सरल बनाने की बात भी की गई है। इस तरह की बात इसमें की गई है। तो ये पहली खबर पर हमने विस्तार से बात करी। उससे पहले आगे बढ़े दूसरी खबर पर, आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है, अपग्रेड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब जो आपके पास आईएसजीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वो अपग्रेडेड फॉर्म में होगा। एआई फीचर के इसमें जो एआई फीचर डाले गए हैं उसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एआई समरी। आपके लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, अब तेजी से रिवीजन करने के लिए इन लंबे लंबे लेक्चर्स को आप वो पॉइंट फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है एआई क्विज। जैसे जैसे आपका लेक्चर चलता रहता है उसी के आधार पर आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को सोल्व करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई लेक्चर आपको कितना समझ में आया है या कितना समझ में नहीं आया है, और उसके आधार पर अपनी रणनीति को तय कर सकते हैं। तीसरा फीचर क्या है? आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। ये एक रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय लेक्चर को लेकर के होता है तो आप उस संशय को तुरंत प्रश्न फॉर्म में पूछ सकते हैं, तुरंत उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इससे आपकी तैयारी और ज्यादा समृद्ध होगी और सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, जो कि अपग्रेड कर दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। दूसरी खबर है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है। वस्तुतः अप्रैल 2025 की ये जो रिपोर्ट आई है उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय है, उसी अध्याय को लेकर के
कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के अलग अलग जो वैश्विक जोखिम है, अलग अलग प्रकार के जो वैश्विक जोखिम, चाहे वो युद्धों से जुड़े हुए हों, संघर्षों से जुड़े हुए हों, वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें वित्तीय बाजारों, परिसंपत्तियों की कीमतों और समग्र आर्थिक स्थिरता पर बढ़ते वैश्विक भू राजनीतिक जोखिमों के प्रभाव की जांच की गई है। रिपोर्ट का जो अध्याय है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, वो युद्ध, आतंकवाद और कूटनीतिक तनाव जैसे झटके किस प्रकार व्यापार को और निवेश को बाधित करते हैं, ट्रेड को इफेक्ट करते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं, उससे संबंधित जो वित्तीय प्रणालियों में अस्थिरता पैदा होती है उसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट का एक अध्याय कहता है। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? नीति निर्माताओं, नियामकों, रेगुलेटर्स और निवेशकों को ऐसे जोखिमों के कारण उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने से संबंधित ये पूरा एक ये रिपोर्ट लाई गई है, ये अध्याय शामिल किया गया है। भू राजनीतिक जोखिमों का परिसंपत्ति मूल्यों और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव क्या होता है? जैसे अलग अलग प्रकार के संकट हो, चाहे वो मध्य पूर्व में चल रहा हो, आपने देखा किस प्रकार से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष है, हमास और लेबनान के बीच संघर्ष हमें देखने को मिला। उसी प्रकार से इस संघर्ष का विस्तार कई बार रेड सी में भी हुआ। रेड सी में जहाजों को निशाना बनाया गया यमन के द्वारा, क्योंकि यमन हमास को सपोर्ट करता है। वर्ष 2000 फरवरी 2022 से हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के मध्य एक युद्ध चला हुआ है और अब फिलहाल इस प्रकार के वैश्विक तंत्र के अंतर्गत हम स्थितियां देख रहे हैं कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में एक तनाव की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या इंडो पैसिफिक का पूरा क्षेत्र हो। तो इस प्रकार के भू राजनीतिक जो जोखिम है वो वित्तीय अस्थिरता भी पैदा कर सकते हैं। जैसे भू राजनीतिक झटके दुर्लभ होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, उनका पहले से अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है, जिससे निवेशकों के लिए उनका मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है, जिसके कारण बाजार में तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं, तेजी से डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि अनुमान नहीं लगा सकते आप किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो लोग डरते हैं, बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, निवेश कम होता है और आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। शेयर बाजार भी इसके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है इस प्रकार के जोखिमों के प्रति, क्योंकि विभिन्न देशों में औसत मासिक गिरावट, सामान्य तौर से जब आकलन किया गया कि इस प्रकार के अगर जोखिम उत्पन्न होते हैं तो अलग अलग देशों में किस प्रकार के, अलग अलग देशों की बाजारों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, तो उससे पता चला कि विभिन्न देशों में जो औसत मासिक गिरावट है शेयर बाजार में वो 1% की रहती है, लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो उभरते बाजार हैं, उसमें औसत गिरावट 2.5% की रहती है। सैन्य संघर्षों के कारण सबसे अधिक प्रभाव कहां पर पड़ता है? उभरते बाजारों पर पड़ता है, क्योंकि उभरते बाजारों में सैन्य संघर्षों के दौरान 5% की मासिक गिरावट देखने को मिलती है। बाजार की इस विफलता से सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ता है, तो क्योंकि अगर बाजार विफल हो जाता है, बाजार के माध्यम से निवेश नहीं होता, रोजगार पैदा नहीं होता, उत्पादन नहीं होता, तो सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ता है, उसके खर्च पर दबाव बढ़ता है। सरकारों को अधिक खर्च करने की आवश्यकता महसूस होती है, विशेष रूप से तब जब सरकारें धीमी विकास दर के बीच अपना खर्च बढ़ा देती है। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कि एक तो विकास दर कम हो जाती है, और विकास दर कम हो जाती है तो सरकार को अपना खर्च बढ़ाना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक वित्त पर एक दबाव भी पड़ता है। बैंकों और फंडों जैसी जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो बढ़ते जोखिमों का सामना उनको भी करना पड़ता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या बैंक जैसी पूरी वित्तीय प्रणाली हो। बैंक ऋण देने में कटौती कर सकते हैं, निवेश फंडों को कम रिटर्न का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार के प्रभाव देखने में आते हैं। भू राजनीतिक घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को और किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? भू राजनीतिक जो जोखिम है वो केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है, केवल एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहते, व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से भी ये फैलते हैं। यदि किसी देश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार सैन्य संघर्ष में शामिल हो जाए तो उस देश के स्टॉक मूल्यांकन में 2.5% की गिरावट आ सकती है। केवल प्रमुख व्यापारिक साझेदार किसी सैन्य संघर्ष में चला जाए तो जो देश सैन्य संघर्ष में शामिल नहीं है, सामान्य रूप से आकलन किया गया है कि उस देश के स्टॉक मूल्यांकन में 2.5% की गिरावट आ सकती है। उभरते बाजारों में संरचनात्मक कमजोरियों और सीमित बफर्स के कारण ये समस्या और ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि उभरते बाजारों का आप देख सकते हैं कि उस प्रकार का एक डॉलर रिजर्व भी नहीं होता है, जो रिजर्व पैसों का होता है वो रिजर्व भंडार भी डॉलर का उतना बड़ा नहीं होता है।
तो इसमें कई तरह की असुरक्षाएं मौजूद होती हैं, बफर्स बहुत सीमित होता है। अगर हम रिजर्व डॉलर्स के रूप में देखें, कई तरह की संरचनात्मक कमजोरियों से वो जूझते हैं, तो इसके कारण उभरते बाजार अधिक संकट में जाने की संभावना उनकी रहती है, वो उसके प्रति अधिक असुरक्षित भी महसूस करते हैं। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ को एक ब्रेटन वुड्स संस्था कहते हैं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चाहे वो आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इनका जन्म ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ है। ये वर्ष 1944 में हुआ था और ब्रेटन वुड्स जो है वो न्यू हैम्पशायर में पड़ता है और 22 जुलाई 1944 को हमारे सामने आईएमएफ अस्तित्व में आता है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जो कई चीजों को एक कई तरह के काम करती है, जैसे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने का काम करती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, एक प्रकार से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने का काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी इसके द्वारा काम किया जाता है, भले ही वो अलग अलग देशों के भुगतान संतुलन की समस्या को सुलझाने के अंतर्गत किया जाता हो। यह सदस्य देशों को नीतिगत सलाह प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तकनीकी सहायता के अलावा आर्थिक अनुसंधान जैसी चीजों यानी इकोनॉमिक रिसर्च की सुविधाएं भी प्रदान करता है, या अलग अलग देशों को जो अलग अलग आर्थिक मुद्दों पर रिसर्च होती है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, सूचना प्रदान करता है। आईएमएफ अपनी प्रमुख रिपोर्टों के माध्यम से नियमित आर्थिक आकलन भी प्रस्तुत करता है। इसकी जो प्रमुख रिपोर्टें हैं वो कौन कौन सी हैं? विश्व आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जिसके एक अध्याय पर हमने अभी बात की है, इसके अलावा वित्तीय मॉनिटर रिपोर्ट, बाह्य क्षेत्र रिपोर्ट, क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोण संबंधी रिपोर्ट, ये सारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। अब हम बात करेंगे खुदरा मुद्रास्फीति पर। इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण आंकड़े किसके आए हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आए हैं। इसके आंकड़ों के अनुसार भारत में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो मार्च 2025 में घट करके 3.34% हो गया है, जो 2019 के बाद से सबसे कम है। यानी भारत में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बेहद कम हुआ है और 2019 के स्तर के मुकाबले सबसे कम स्तर पर चला गया है। यह 5.5 साल का न्यूनतम स्तर है जो मूल्य वृद्धि में नरमी को दर्शाता है और विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट को प्रदर्शित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आप जानते हैं कि हाल ही में अपने रेपो रेट में परिवर्तन किया था और ये लगातार दूसरी बार उसने रेपो रेट में कमी की है। रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बाजार में मुद्रा के प्रवाह को रिजर्व बैंक बढ़ाना चाहता है और जब बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा तो लोगों का उपभोग बढ़ेगा और जिससे वो और अधिक खर्च करेंगे, जिससे लोगों की निवेश करने की ताकत भी बढ़ेगी, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेंगे और जिससे उत्पादकता और रोजगार बढ़ने की संभावना है, परिणामतः आर्थिक विकास की संभावना बढ़ेगी। तो रिजर्व बैंक का जो बैंक दर में कमी करने का जो निर्णय है, इसको आर्थिक विकास के प्रति एक सकारात्मक निर्णय माना जा रहा है और ये मुद्रास्फीति को टारगेट नहीं करता, इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं करता, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति कम बनी हुई है और जो एक बार फिर इन आंकड़ों से यहां पर स्पष्ट हो जाती है। मुद्रास्फीति की मुख्य विशेषताएं, कारण और प्रभाव के बारे में बात करें तो उपभोक्ता खाद्य जो मूल्य मुद्रास्फीति है वो फरवरी में 3.75 से घट करके मार्च 2025 में 2.7 हो गई, जो 3 वर्षों में सबसे कम है। मुद्रास्फीति के कम होने के प्रमुख कारण क्या है? सब्जियों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई, इसके अलावा अंडों और दालों की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। हालांकि खाद्य तेलों और फलों की कीमतें ऊंची बनी हुई है। तो इन दो कारणों की, सब्जियों की कीमतों में, अंडों और दालों की कीमतों में मुख्यतः गिरावट देखी गई है। ईंधन मुद्रास्फीति में जो एनर्जी इन्फ्लेशन है उसमें मामूली वृद्धि इस दौरान देखी गई है। ग्रामीण मुद्रास्फीति की बात करें तो मार्च में घट करके 3.25% हो गई, जो फरवरी में 3.79% थी। शहरी मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर के 3.43% हो गई है, जो पहले 3.32% थी। अगर हम क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर देखें कि क्षेत्रीय भिन्नता मुद्रास्फीति को लेकर के किस प्रकार की बनी हुई है, तो उच्चतम मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है केरल में, जहां पर मुद्रास्फीति 6.6% है। इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और हरियाणा राज्य आते हैं जहां पर उच्चतम मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सबसे कम मुद्रास्फीति कहां पर है? दिल्ली में 1.5% और तेलंगाना में
1.1%। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो विश्लेषकों का यह अनुमान है कि आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति 4% से नीचे रहेगी। यदि बैंक ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बैंक दर में हाल ही में रिजर्व बैंक ने कटौती की थी, तो घरेलू उपभोग बढ़ेगा, आवास और किफायती क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की संभावना भी रहेगी। मुद्रास्फीति से तात्पर्य क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का जो सामान्य मूल्य होता है, उसके सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि से होता है मुद्रास्फीति का सामान्यतः मतलब कि मुद्रास्फीति कितनी हुई है। ये क्रय शक्ति, घरेलू बजट और मौद्रिक नीति निर्णयों को प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति इस मामले में मुद्रास्फीति कम हो गई है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि किस प्रकार से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है, जो उपभोक्ताओं पर क्या करेगा? कम दबाव का एक महत्वपूर्ण संकेत है। उपभोक्ताओं पर दबाव को कम कर देगा, उनके खर्च पर, उनकी जेब को एक प्रकार से सुरक्षित रखेगा, क्योंकि अब उन्हें चीजें कम कीमतों में प्राप्त होंगी। अगर हम प्रकारों की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति और थोक मूल्य मुद्रास्फीति दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं मुद्रास्फीति के। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में क्या होता है? उपभोक्ताओं के नजरिए से मूल्य वृद्धि को सामान्य तौर से मापता है, क्योंकि उपभोक्ता सामान्यतः किस चीज का प्रयोग करते हैं? भोजन का, ईंधन का, आवास और वस्त्र जैसी चीजों का। तो इसमें उपभोक्ता मुद्रास्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति में इन्हीं श्रेणियों को शामिल किया जाता है, भोजन, ईंधन, आवास, वस्त्र जैसी चीजों को। और मार्च 2025 में सीपीआई मुद्रास्फीति कितनी रही? 3.34% रही। थोक मूल्य मुद्रास्फीति का मतलब है उत्पादक या थोक स्तर से मूल्य परिवर्तन को यह दर्शाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं जैसे ईंधन एवं बिजली और विनिर्मित वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। मार्च 2025 थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2.05% रही। अब एक और रिपोर्ट पर बात करते हैं। रिपोर्ट क्या है? कृषि भविष्य पर आईसीएआर एनआईएपी की रिपोर्ट। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? भारतीय कृषि 2047 तक सतत विकास के लिए नीतियों का पुनर्निर्माण, ये शीर्षक है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान एनआईएपी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट वर्ष 2047 भारतीय कृषि के लिए दीर्घकालिक अनुमान और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में वर्ष 2047 तक भारतीय कृषि के लिए किस प्रकार के अनुमान रहने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये नीतिगत सुझाव भी देती है कि भारतीय कृषि में जो भी भविष्य में खाद्य उत्पादन की स्थिति रहने वाली है, भारत में कृषि के पैटर्न रहने वाले हैं, उसके स्तर को देखते हुए, उसके हालत को देखते हुए भारतीय सरकार को किस प्रकार से निर्णय करना चाहिए, उसके बारे में ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसमें भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों में रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसमें पोषण सुरक्षा, संसाधन दक्षता और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जलवायु लचीलेपन का मतलब क्या हुआ? जलवायु लचीलेपन का मतलब सीधे तौर पर यह है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण अलग अलग सेक्टर्स पर कृषि सहित प्रभाव पड़ेगा, उसके अनुसार अपने आप को ढालना, उसकी तैयारी करना। रिपोर्ट में कृषि संसाधनों को पारंपरिक खाद्यान्नों, जैसे पारंपरिक खाद्यान्न कौन है? चावल, गेहूं से हटाकर अधिक विविध पोषक तत्वों से भरपूर फसलों जैसे फल, सब्जियों, दालें, तिलहन और पशुधन की ओर संसाधनों को पुनर्आवंटित करने की बात कही गई है। यानी जब हम अपने अधिकतम संसाधनों को चावल और गेहूं जैसी फसलों पर खर्च करते हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें फल, सब्जी, दालें और तिलहन और पशुधन जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट ये बात कहती है। वर्ष 2047 तक अनुमानित खाद्य मांग और बदलती आहार प्राथमिकताओं की बात करें तो अनुमान यह है कि वर्ष 2047 तक भारत की कुल खाद्यान्न मांग दोगुनी से भी अधिक हो सकती है, हो जाएगी। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की बात करें तो उसमें चाहे बागवानी फसलें हो, चाहे पशु उत्पाद हो, उनकी मांग में 3 से 4 गुना की वृद्धि होने की उम्मीद है। अगर विशिष्ट अनुमान की बात करें और फलों को देखें तो फलों की मांग 233 मिलियन टन तक पहुंचेगी, जो वार्षिक 3% की दर से बढ़ेगी। सब्जियां की जो वृद्धि है 2047 तक 2.3% वार्षिक वृद्धि के साथ मांग 2047 तक 365 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। दालों की बात करें तो दालों की मांग दोगुनी होकर 49 मिलियन टन तक होने की उम्मीद है। खाद्य तेलों और चीनी की मांग में क्रमशः
50% और 29% की वृद्धि होने की उम्मीद है। आहार में बदलाव के कारण अधिक विविध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की ओर रुझान बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2047 तक अगर हम भूमि स्वामित्व और कृषि व्यवहार्यता में चुनौतियों की बात करते हैं तो उसमें किस तरह की संभावनाएं हमें नजर आती हैं। कृषि भूमि 180 मिलियन हेक्टेयर से घट करके 176 मिलियन हेक्टेयर हो जाने का अनुमान है। शुद्ध बुवाई क्षेत्र घट करके 138 मिलियन हेक्टेयर रहने की उम्मीद है। औसत भूमि स्वामित्व का आकार 1 हेक्टेयर से घट करके 0.6 हेक्टेयर रह जाने की संभावना है और ये कई तरह के संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ इशारा करता है। कृषि और कृषि आधारित आजीविका की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकती हैं ये सारी चीजें। कृषि पर जीवन किस प्रकार से चलेगा, उसके माध्यम से आजीविका किस प्रकार से चलेगी, इन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ये सभी आंकड़े। अगर सीमित भूमि होगी, जोत घटती हुई होगी, उसके साथ बढ़ती मांग के लिए कुशल भूमि उपयोग और स्मार्ट संसाधन आवंटन आवश्यक हो जाता है। यानी अगर हमारी जोत का आकार भी छोटा होगा और हम जितनी भूमि पर खेती कर रहे हैं वो भूमि भी घट जाएगी और उत्पादन की जो हमारी खाद्य मांग है वो बढ़ जाएगी, तो हमें संसाधनों का आवंटन कुशल तरीके से करना होगा और साथ ही भूमि उपयोग भी कुशल तरीके से करना होगा। भारत की कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेष तौर से जो चरम मौसम संबंधी घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो या हीट वेव्स हो, उन्होंने पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादकता में पहले ही लगभग 25% तक की कमी की है। ऐसी घटनाओं की आवृत्ति यानी उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी में वृद्धि होने की संभावना है। फसल की पैदावार उससे कम हो सकती है, खाद्य उपलब्धता कम हो सकती है, पोषण सुरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि को प्राकृतिक संसाधनों, विशेष तौर से जल और ऊर्जा पर अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हमारी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जल की मांग बढ़ती चली जा रही है। भारत में जो ताजे जल का उपयोग करते हैं उसका 83% हिस्सा केवल कृषि की तरफ जाता है। 2047 तक इसकी मांग 18% बढ़ने की उम्मीद है, तो जल संसाधनों पर भी दबाव पड़ेगा। रिपोर्ट में नुकसान को कम करने और भविष्य में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि रणनीति की बात की गई है, यानी ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जो कि जलवायु के अनुकूल हो, उसके प्रभावों का सामना करने में सक्षम हो। ये सारी बातें रिपोर्ट में की गई है। अब सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, नीति आयोग की हैंड और पावर टूल्स पर रिपोर्ट का नाम क्या है? हैंड एंड पावर टूल्स पर रिपोर्ट। भारत का विनिर्माण भविष्य, भारत के टूल्स उद्योग की शक्ति, 25 प्लस बिलियन डॉलर निर्यात क्षमता को अनलॉक करना या वैश्विक टूल्स बाजार में भारत। अगला प्रश्न है, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक, ये वैश्विक होना चाहिए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंकटाड या WTO, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुदरा महंगाई में गिरावट का मुख्य कारण क्या रहा है? पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, आयात शुल्क में कटौती या वैश्विक मंदी। और लास्ट प्रश्न क्या है? ICAR NIAP की कृषि भविष्य पर रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत की कुल खाद्य मांग में क्या बदलाव संभावित है? ऑप्शन है, खाद्य मांग समान रहेगी, खाद्य मांग 25% बढ़ेगी, खाद्य मांग घट जाएगी, खाद्य मांग दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।